नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे एथिक्स का जो अगला सेशन है, जहाँ पे हमने पिछला सेशन ख़त्म किया था खेल नैतिकता अर्थात स्पोर्ट एथिक्स पे हमने ख़त्म किया था, तो इसी के आगे हमारा कंटिन्यू रहेगा। चलिए देखते हैं। पिछले कुछ समय में जो है वो खेल के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने पूरे विश्व का ध्यान खेल नैतिकता की ओर खींचा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने रूस के 111 एथलीटों को ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि रूस के खिलाड़ी राज्य प्रायोजित डोपिंग अर्थात स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग के दोषी थे। पहले तो वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रूस के सभी खिलाड़ियों को प्रतिबंधित करने का समर्थन कर रही थी, परंतु IOC ने 111 खिलाड़ियों पर ही प्रतिबंध लगाया। दूसरे घटनाक्रम के अंतर्गत भारत के पहलवान नरसिंह यादव को प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी मानते हुए उन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। ध्यातव्य है कि नरसिंह यादव को नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी, क्योंकि नरसिंह यादव के अनुसार किसी षड्यंत्र के तहत ही उनके खाने पीने की वस्तुओं में यह दवा मिलाई गई थी। परंतु वाडा ने नाडा की क्लीन चिट को खेल मध्यस्थता न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS की चुनौती दी थी। इन सबसे भिन्न रियो ओलंपिक के दौरान एक बहुत रोचक घटना हुई। ओलंपिक में महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ के दौरान न्यूजीलैंड की धावक निकी हैम्बलिन और अमेरिका धावक FBD एगास्टिनो ट्रैक पर दौड़ते हुए टकरा गईं। अमेरिका धावक जो ज़्यादा चोट लगी। यहाँ दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्य यह हुआ कि न्यूजीलैंड की धावक निकी ने संभलने के बाद अपनी दौड़ पूरी करने की बजाय पहले FBD एगास्टिनो की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। निकी ने AB को सहारा देकर उठाया तथा दोनों ने मिलकर दौड़ पूरी की। दरअसल इन घटनाओं से खेल नैतिकता के विभिन्न पहलू जुड़े हुए हैं। अगर हम खेल नैतिकता को परिभाषित करें तो यह कह सकते हैं कि खेल नैतिकता या खेल नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नैतिक नियमों एवं सिद्धांतों के आलोक में खेल नियमों, खिलाड़ियों के व्यवहार, प्रशिक्षकों के आचरण व विभिन्न खेल संगठनों के नियमों विनियमों का ही अध्ययन करते हैं। खेलों में नैतिकता की आवश्यकता ने ही खेल नैतिकता की अवधारणा को जन्म दिया है। नैतिकता के अभाव में किसी भी खेल को एक द्वेषपूर्ण द्वंद्व बनने में देरी नहीं लगेगी। वर्तमान समय में जब भी खेल नैतिकता के संबंध में गहन चर्चा होती है तब 3 प्रकार के नैतिक सिद्धांत अर्थात इथिकल थ्योरीज के परिप्रेक्ष्य में खेल नैतिकता के आयामों को समेटने पर विचार किया जाता है। ये सिद्धांत है प्रयोजनवादी सिद्धांत अर्थात टीलियोलॉजी और कंसिक्वेंशलिज्म, परिणाम या निरपेक्षवादी सिद्धांत अर्थात डिओंटोलॉजी, तीसरा सद्गुण सिद्धांत अर्थात वर्च्यू थ्योरी। प्रयोजन सिद्धांत साधन अर्थात मीन की बजाय साध्य अर्थात इंड की प्राप्ति को ज़्यादा महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार साध्य अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति ही साधन के औचित्य को सिद्ध करती है। यदि इच्छित शुभ साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए सभी साधनों को उचित ही कहा जाएगा, चाहे यथार्थ में वो अनुचित ही क्यों न हो। खेलों में इस सिद्धांत की समानता गेममैनशिप से की जा सकती है। गेममैनशिप की अवधारणा एक ही मूल नियम पर टिकी है, जीतना ही सब कुछ है। इस अवधारणा में कुछ अनकहे नियम या विशेषताएं होती हैं, जैसे यदि आपकी धोखाधड़ी पकड़ी जाती है तो ही वो धोखाधड़ी, अन्यथा नहीं। दूसरा, यह रेफरी का फ़र्ज है कि वह किसी भी गलती या नियमों के उल्लंघन को पकड़े। यह खिलाड़ी या कोच की जिम्मेदारी नहीं है। जीत हासिल करने के लिए सभी मार्ग उचित है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब व्यवहार में गेममैनशिप के उदाहरण अगर देखा जाए तो खेल के दौरान जख्मी होने का ढोंग करना। दूसरा, प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करना। ठीक है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इश्क और जंग में सब जायज़ है। विपक्षी खिलाड़ी को खेल से बाहर करने के लिए चोट पहुंचाना। विपक्षी खिलाड़ी की एकाग्रता भंग करने के लिए उस पर
छींटांग कसी करना, उसे उकसाना, खेल उपकरणों के साथ छेड़खानी करना, जैसे क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग, प्रशिक्षकों द्वारा टीम के सभी खिलाड़ियों की अपेक्षा किसी खिलाड़ी विशेष का अनुचित रूप से पक्ष लेना। दूसरा नैतिक सिद्धांत है परिणाम निरपेक्षवाद, डिओन्टोलॉजी जिसे कहते हैं। इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट रहे हैं। यह सिद्धांत परिणाम अर्थात साध्य की अपेक्षा परिणाम प्राप्ति के उपयोग किए गए साधन, नियमों एवं कर्तव्यों के उचित होने का समर्थन है। इसका मतलब क्या है कि उसमें हमने क्या देखा, उसमें जो है जीत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, अब जीत आप चाहे जैसे प्राप्त करें, अनुचित विधि से या फिर उचित विधि से, जीत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जबकि दूसरा क्या है, परिणाम निरपेक्षवाद अर्थात डिओन्टोलॉजी में यहाँ पे जीत जो है वो मायने नहीं रखती है। आपने जीतने के लिए या फिर आपने लक्ष्य यानी साध्य को पाने के लिए आपने किन साधनों का उपयोग किया है, साधन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने उचित मार्ग का उपयोग किया या फिर अनुचित मार्ग का उपयोग किया है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नियम एवं कर्तव्यों के उचित होने का समर्थक है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, नियमों का उचित तरीके से पालन होना ही चाहिए। साध्य का औचित्य उसके साधनों के उचित होने पर ही सिद्ध होता है। खेलों के संदर्भ में इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि किसी भी खिलाड़ी को हर संभव परिस्थिति में खेल के नियमों का पालन करते हुए ही खेलना चाहिए, चाहे परिणाम के तौर पर हार का ही सामना क्यों न करना पड़े। खेलों में इस सिद्धांत की समानता स्पोर्ट्समैनशिप से होती है। स्पोर्ट्समैनशिप की अवधारणा खेलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आवश्यक बताती है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने गुणों, चरित्र और सम्मान का विकास करते हुए खेलना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं होता है, अपितु अपने सर्वोत्तम प्रयासों की बदौलत सम्मान के साथ जीना होता है, जीतना होता है। इस अवधारणा में जीतने वाला खिलाड़ी हारने वाले को हिम्मत देता है तथा हारने वाला विजेता को। स्पोर्ट्समैनशिप की एक झलक हमें रियो ओलंपिक में तब दिखाई दी गई जब भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने फाइनल में हारने के बाद आगे बढ़कर विजेता कैरोलिना मैरिन को न केवल बधाई दी बल्कि कोर्ट में पड़े उनके रैकेट को भी सही जगह पर रखा। तीसरा सिद्धांत सद्गुण सिद्धांत है। ठीक है, जिसको अभी हमने देखा, सद्गुण सिद्धांत को वर्च्यू कहते हैं, वर्च्यू थ्योरी। ठीक है, तीसरा सिद्धांत सद्गुण सिद्धांत है, जो एक प्रकार से अरस्तु के सिद्धांतों का पुनरुत्थान है। यह सिद्धांत सद्गुणों के विकास को प्राथमिकता देता है। यह उन कर्मों को नैतिक बताता है जिनसे सद्गुणों का विकास होता है। खेल नैतिकता भी खेलों में सद्गुणों जैसे निष्पक्षता या न्याय संगति अर्थात फेयरनेस, सत्यनिष्ठा अर्थात इंटीग्रिटी, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम्मान रिस्पेक्ट आदि के विकास के साथ खेलों को बढ़ावा देने की वकालत करती है। इन सद्गुणों के अंतर्गत आने वाले कुछ खेल व्यवहारों को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है न्याय संगति, फेयरनेस। सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों द्वारा खेल के स्थापित नियमों एवं विनियमों का दृढ़ से पालन किया जाना। दूसरा, खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों के साथ नस्ल, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव न करना तथा उन्हें खेलों में भाग लेने से न रोकना। तीसरा, रेफरी अंपायर द्वारा खेल नियमों को दोनों टीमों पर एक समान रूप से लागू करना तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना। वहीं बात करते हैं सत्यनिष्ठा की। इसके उदाहरण की अगर बात किया जाए तो निष्पक्षता की तरह ही सत्यनिष्ठा भी खेल नैतिकता का एक अभिन्न अंग है। जब कोई खिलाड़ी विपक्ष के खिलाड़ी पर हावी होने के लिए ऐसी तरकीब लगाता है जो खेल के नियमों के अनुरूप नहीं होती, तो यह उस खिलाड़ी में खेल के प्रति व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की कमी दर्शाता है। ऐसा कृत्य खेल की मूल भावना के खिलाफ होता है, जैसे फुटबॉल में कोई खिलाड़ी जानबूझकर चोटिल या फाउल होकर अपनी रेफरी से गलत फैसला करा ले। तीसरा है उत्तरदायित्व अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल के मैदान में अपने सभी प्रकार के कृत्य प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, कार्यों एवं भावनाओं के प्रदर्शन का उत्तरदायित्व स्वयं उठाना चाहिए। उत्तरदायित्व की एक मांग यह भी है कि खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक उनके खेल के अद्यतन अर्थात अपडेटेड नियमों एवं विनियमों से परिचित रहें। उत्तरदायित्व की भावना की एक मांग यह भी है कि खिलाड़ी और प्रशिक्षक मैदान के बाहर और मैदान में दोनों जगह अपने आचरण का अनुकरणीय बनाए रखें।
तीसरा, कई बार खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक अपनी हार के लिए रेफरी अंपायर को दोषी ठहराते हैं, जबकि सम्मानजनक तरीका तो खेल में प्रदर्शन को सुधारने पर ध्यान देना होता है। बात करते हैं रिस्पेक्ट की, यानी सम्मान। चौथा है हमारा, सभी खिलाड़ियों को चाहिए कि वे अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के विपक्षी टीम के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों अर्थात ऑफिशियल्स को सम्मान दें। सभी प्रशिक्षक को भी चाहिए कि वे अपने खिलाड़ियों, विपक्षी खिलाड़ियों और अन्य अधिकारियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। सभी प्रशंसकों, विशेषतः माता पिता को चाहिए कि वे अन्य सभी प्रशंसकों, दोनों टीमों के खिलाड़ियों एवं ऑफिशियल्स को सम्मान दें। कुछ लोगों का मानना है कि खेलों में कोष्ठीकृत नैतिकता अर्थात ब्रैकेटेड मोरालिटी होनी चाहिए। ऐसे लोगों का मानना है कि अपनी पहचान बनाने एवं सम्मान पाने के लिए ही खेलों में विपक्षी को हराना होता है। इस नज़रिए से आक्रामकता और जीत ही दो सद्गुण है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को मैदान में आक्रामक व छींटाकशी करने वाला माना जाता है, परंतु बाहर वे बहुत ही सौम्य स्वभाव के साथ सबसे मिलते हैं। हालांकि खेल नैतिकता इस कोष्ठीकृत नैतिकता की अवधारणा का खंडन करती है। आपको खेल भावना के साथ विपक्षी का सम्मान करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जीतने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं खेल नैतिकता से संबंधित उदाहरणों की। तो वर्ष 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। मैच की आखिरी बॉल पर न्यूजीलैंड को 6 रन चाहिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने आखिरी ओवर फेंक रहे अपने भाई ट्रेवर को अंतिम बॉल जमीन से सटती हुई बाजू के नीचे से अर्थात अंडर आर्म एक्शन फेंकने को कहा। जाहिर है कि न्यूजीलैंड वह मैच हार गया, परंतु न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सहित सभी लोगों ने इस हरकत को खेल भावना के विरुद्ध कहा। यह खेल नैतिकता के विपरीत कृत्य था। दूसरा उदाहरण की बात करा जाए तो वर्ष 1997 में WBA की खिताबी लड़ाई में माइक टायसन और इवेंडर होलीफील्ड के बीच मुकाबला चल रहा था। होलीफील्ड टायसन से हैवीवेट खिताब कुछ महीने पहले जीत चुका था। इस मुकाबले में टायसन ने होलीफील्ड के दोनों कानों को दांतों से काट लिया। अब टायसन को इस खराब स्पोर्ट्समैनशिप और अनुचित कृत्य के लिए अयोग्य अर्थात डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। वहीं तीसरा बात करते हैं, वर्ष 2011 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। चाय के लिए ब्रेक होने के तुरंत पहले के ओवर की अंतिम गेंद पर इयोन मॉर्गन ने शॉट मारा। दूसरी छोर पर खड़े इयोन बेल ने सोचा कि बॉल सीमा के पार चली गई है और वो टी ब्रेक के लिए क्रीज छोड़कर चले पड़े, लेकिन बॉल को सीमा रेखा से पहले ही भारतीय फील्डरों द्वारा रोक लिया गया था तथा बेल को रन आउट कर दिया गया। परंतु भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बेल की गलतफहमी को समझते हुए एक अच्छी खेल भावना को शानदार नमूना पेश करते हुए इयान बेल को फिर से बैटिंग के लिए बुला लिया। अब इससे संबंधित केस स्टडीज़ की बात करते हैं। चलिए, आप नाडा के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। देश के एक बहुत बड़े पहलवान को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है। उस खिलाड़ी को जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है। खिलाड़ी से जब पूछताछ की जाती है तो वह किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित दवा का सेवन किए जाने से साफ मना कर देता है तथा किसी षड्यंत्र के तहत धोखे से उसके खाने पीने की सामग्री में किसी दुश्मन या प्रतिद्वंदी द्वारा प्रतिबंधित दवा मिलाए जाने की दावा करता है। हाल ही में उस खिलाड़ी का एक अन्य बड़े खिलाड़ी के साथ उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने की दावेदारी को लेकर अदालत में मुकदमा चल रहा था, जिसे इसी खिलाड़ी ने जीता था। आम लोगों की राय और मीडिया में आई खबरों में यह भी संदेह प्रकट किया जा रहा था कि इस खिलाड़ी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। गौरतलब है कि जिस खेल छात्रावास अर्थात स्पोर्ट हॉस्टल में वह खिलाड़ी रह रहा था, वहां भी खाने पीने की वस्तुओं में किसी प्रकार की छेड़खानी होने से रोकने को कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। उस खिलाड़ी को क्लीन चिट देने का राजनीतिक दबाव भी है। आप पर जो है उस खिलाड़ी को क्लीन चिट देने का राजनीतिक दबाव भी है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे, आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा समझिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे समाधान। वीडियो में न्याय संगति, निष्पक्षता रखने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी तथा हर देश में नाडा की स्थापना की गई।
ये एजेंसियां उन खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम उठाती हैं जो प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन कर खेलों में बराबरी के अवसर की नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। किसी भी बड़ी प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों का डोप टेस्ट लिया जाता है। जिनका डोप टेस्ट निगेटिव आता है वही प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाते हैं तथा जिनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। अब प्रथम दृष्टया इस मामले में खिलाड़ी को दोषी पाया गया है। हाँ, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस खिलाड़ी के खिलाफ साजिश हुई है, परंतु चाहे नगण्य ही सही पर संभावना तो यह भी बनती है कि खिलाड़ी ने उस दवा का प्रयोग खुद किया हो। खेल छात्रावास के हालातों, खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन तथा उसके वर्तमान में घटित विवाद को देखते हुए सहानुभूति व संदेह का लाभ तो दिया जा सकता है, परंतु वाडा में नाडा इस खिलाड़ी के पक्ष में तर्क कैसे रख पाएगी। निसंदेह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भावनाओं से ज़्यादा तर्क की बात सुनी जाती है और यहाँ अन्य प्रतियोगी खिलाड़ियों के साथ न्याय करने की बात भी होगी। अतः नाडा द्वारा क्लीन चिट दिया जाना कालांतर में एक गलत कदम ही साबित होगा। बेहतर होगा कि नाडा पहले कोई ऐसा कदम उठाए जिससे देश की साख सलामत रहे। यदि मैं नाडा का डायरेक्टर जनरल होता तो निम्नलिखित कदम उठाता। अब आपके पहले कदम क्या है? पहली बात तो मैं प्रथम दृष्टया कि सर्वप्रथम खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना रद्द करता, क्योंकि यदि यह मामला वाडा में जाता तो संभावना है कि खिलाड़ी के खिलाफ कुछ ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि खिलाड़ी के पास अपनी बेगुनाही के ठोस सबूत है ही नहीं। अब सभी खेल छात्रावासों के खिलाड़ियों के पास समय समय पर प्रतिबंधित दवाओं की सूची भिजवाने का प्रबंध करता तथा साथ में चेतावनी भी कि किसी भी परिस्थिति में डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर रियायत नहीं बरती जाएगी, अतः अपनी खाने पीने की वस्तुओं का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। तीसरा, राजनीतिक दबाव के आगे न झुकते हुए उन्हें विषय वस्तु की यथार्थता बताता कि किस प्रकार खिलाड़ी को क्लीन चिट देकर भेजना खुद खिलाड़ी और देश के सम्मान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस तरीके से हमारा अगला जो है पॉइंट है, हमारा अगला यहाँ पे देखेंगे टॉपिक मीडिया एथिक्स को लेकर। मीडिया एथिक्स व्यवहारिक नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मीडिया के विभिन्न नैतिक सिद्धांतों और मानकों का अध्ययन करते हैं। वस्तुतः मीडिया के अंतर्गत फिल्में, थिएटर, कला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट आदि आते हैं। मीडिया एथिक्स में हम प्रायः नैतिकता से जुड़े विवादित मुद्दों, विशेषतः जिन मुद्दों में एक पक्ष मीडिया हो, की कर चर्चा करते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। इसमें मानव जाति के स्वतंत्रता संबंधी कुछ प्रावधान किए गए थे। इस घोषणा पत्र का अनुच्छेद 19 इन स्वतंत्रताओं के लिए मूलभूत स्वरूप को स्पष्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखना भी शामिल है। यह अनुच्छेद मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत करता है। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इन प्रावधानों से मीडिया को शक्ति मिलती है। ध्यातव्य है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह सरकार और जनता के मध्य सभी प्रकार के घटनाक्रमों और जानकारी का आदान प्रदान करने में एक मजबूत माध्यम का कार्य करता है। जहां यह जनता को सरकार की नीतियों से लेकर उनके कार्यान्वयन के तरीकों तक से परिचित कराता है, वहीं सरकार को जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं से अवगत कराता है। सरकार के फैसलों का विश्लेषण, आलोचना या सराहना कर मीडिया जनता और सरकार के मध्य संबंधों को दिशा देता है। इस प्रकार मीडिया को समाज और प्रशासन के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं पेशेवर पत्रकारों की सोसाइटी द्वारा अपनाई गई नैतिक संहिता के 4 आधारभूत सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है? पहला, पत्रकारों को चाहिए कि वे सूचनाओं को इकट्ठा करने, रिपोर्ट करने तथा विवेचन करने में पूरी ईमानदारी बरतें। दूसरा, पत्रकारों को चाहिए कि वे स्रोतों, विषयों एवं साथियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, किसी को हानि न पहुंचाएं। तीसरा, पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव या कृतज्ञता के जनता के सूचना को जानने के अधिकार हेतु कार्य करना चाहिए।
चौथा और आखिरी, पत्रकारों को अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों एवं एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। वही बात करते हैं वर्तमान में मीडिया एथिक्स के स्थिति क्या है। भारत में लगभग 800 टीवी चैनल, 82,000 से अधिक समाचार पत्र, 12.4 करोड़ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन और 1500 के करीब राज्य के स्वामित्व व निजी स्वामित्व वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं। अब न्यूज़ चैनल जनता का सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। इस आगे निकलने की होड़ के चलते कई बार मीडिया नैतिक मानकों का उल्लंघन भी करता है और आमतौर पर मीडिया, विशेष पत्रकारिता और सोशल मीडिया समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के अग्रदूत रहे हैं। हाल ही में हुई अरब वसंत अर्थात अरब स्प्रिंग में मीडिया की ही बहुत बड़ी भूमिका रही है, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते आज मीडिया, विशेषतः पत्रकारिता में अनेक नैतिक समस्याएं व्याप्त हो गई है। ऐसे कुछ मुद्दों को हम यहाँ पर निम्नलिखित माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, पेड न्यूज। मुख्यधारा के मीडिया द्वारा जब किसी राजनेता, उद्योगपति या किसी सेलिब्रिटी की छवि सुधारने या फिर राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैसे लेकर उसके हित के अनुकूल खबरों को प्रसारित किया जाता है, तो ऐसी खबरें जो होती है वो पेड न्यूज़ कहलाती हैं। अब भारतीय मीडिया में पेड न्यूज़ की खबरें अक्सर आती रहती हैं, ख़ासतौर पर तब जब चुनाव नज़दीक हो। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2010 में भारत के चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चहाड़ से वर्ष 2009 के राज्य विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के संबंध में पूछताछ की। चुनाव आयोग के अनुसार अशोक चहाड़ ने पैसे देकर अपने अनुकूल खबरें और आलेख प्रकाशित कराए। भारत के चुनाव आयोग ने वर्ष 2009 से 2013 के मध्य ऐसे 1400 मामले को चिन्हित किया जो पेड न्यूज़ से संबंधित थे। यह वह समय था जब भारत के 17 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। इंडिया न्यूज़ चैनल के दीपक चौरसिया को पेड न्यूज़ के प्रमोटर के तौर पर आरोपी बनाया गया। कुछ इसी तरह वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा एक पत्रकार को अपने साक्षात्कार के खास हिस्से से ज़्यादा दिखाने के लिए निर्देश देते हुए एक वीडियो चर्चा में आया था। बात करते हैं मीडिया ट्रायल की। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में फैसला देने से पहले ही टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया द्वारा उस व्यक्ति की छवि को जनता की नज़र में गुनाहगार या बेकसूर साबित कर देना मीडिया ट्रायल कहलाता है। यानी अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया जो होती है उसको दोषी सिद्ध कर देती है जनता की नज़र में, तो उसे क्या कहते हैं, मीडिया ट्रायल, खुद ही जज बनने लगती है। पीत पत्रकारिता अर्थात येलो जर्नलिज्म। जब सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है ताकि समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ सके, इस प्रवृत्ति को पीत पत्रकारिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों ने ताज होटल और नरीमन हाउस को कब्जे में ले लिया। देश के टीवी चैनलों में पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखाने की होड़ लग गई। अब पुलिसकर्मी, नेवी कमांडो और एनएसजी कमांडो 3 दिनों तक आतंकवादी से जूझते रहे, जबकि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के हैंडलर्स भारतीय टीवी चैनलों से पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आतंकवादियों को उनके सैटेलाइट मोबाइल फ़ोनों पर निर्देश देते रहे। न्यायालय ने कहा कि टीवी चैनल्स ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लाइव प्रसारण कर सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया। आतंकवादियों को सुरक्षाकर्मियों की हर गतिविधि की जानकारी मिल पा रही थी। टीवी चैनल वाले अभियान समाप्ति के पश्चात भी तो घटना की रिकॉर्डिंग दिखा सकते थे, लेकिन निजी स्वार्थों के चलते उन्होंने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। अदालत ने यह भी कहा कि मीडिया को स्वयं भी एक विनियामक संगठन का गठन करना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाए। अगला है राजनीतिक पार्टियों के प्रति झुकाव। आमतौर पर समाचार पत्रों पर यह आरोप लगता है कि अमूक समाचार पत्र किसी पार्टी विशेष या विचारधारा के प्रति झुकाव रखता है या किसी पार्टी विशेष की ही आलोचना करता है। इस प्रवृत्ति से मीडिया की विश्वसनीयता में कमी आई है। बात करते हैं स्टिंग ऑपरेशन की। विदेशों में 20वीं शताब्दी में 70 के दशक के आसपास
किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाने के लिए पुलिस द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया जाता था। किसी ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए अवैध ड्रग खरीदना, रिश्वतखोर को खास तरह की पेशकश या किसी वेश्या या दलाल को पकड़ने के लिए ग्राहक बनाकर भेजना जैसे काम को खुफिया पुलिस अपने मिशन के लिए करती थी। इन्हें धीरे धीरे पत्रकारिता ने अपना लिया। भारत में स्टिंग ऑपरेशन की परंपरा इस सदी की शुरुआत से आरंभ हुई। वर्ष 2001 में तहलका कांड व वर्ष 2008 में ऑपरेशन दुर्योधन भारतीय पत्रकारिता के प्रसिद्ध स्टिंग ऑपरेशन है। मीडिया की दलील रही है कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वे राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों की असलियत सामने लाते हैं, परंतु जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं वह अपने आप में अनैतिक होता है। जैसे वर्ष 2007 में जी न्यूज़ की रिपोर्टर प्रकाश सिंह ने एक स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका को स्कूल छात्राओं को सेक्स के लिए ग्राहकों को पेश करते हुए दिखाया था। यह खबर उस समय टीवी न्यूज़ चैनल पर लाइव प्रसारित की गई थी। खबर के बाद उस स्कूल के बाहर भीड़ ने जमकर हंगामा किया और शिक्षिका को जान से मारने का प्रयास किया। दबाव के बाद पुलिस ने उस शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया था। फिर छानबीन में उसे बेकसूर पाया गया था। फर्जी स्टिंग के आरोप में प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग। आज विभिन्न संगठन और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी सोशल मीडिया प्रचार टीमें तैयार कर रखी है, जो उनके अनुकूल तथा विपक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया में लगातार गलत सूचनाएं डालकर लोगों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने की कोशिश करती है। इनके कारण कई बार समाज में हालात बिगड़ते हैं। निजी जीवन में ताक झांक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है निजी जीवन में ताक झांक। जैसे वर्ष 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी कार का एक्सीडेंट पत्रकारों से पीछा छुड़ाने के प्रयास में तेज कार चलाने के चलते हुआ। इस दुर्घटना के बाद मीडिया एथिक्स पर बड़े सवाल उठे कि अपने फ़ायदे के लिए किसी की निजी ज़िंदगी में झांकने का मीडिया को कितना हक है। इसी प्रकार से हमारा अगला टॉपिक है शरणार्थी नैतिकता अर्थात रिफ्यूजी एथिक्स की। शरणार्थी नैतिकता व्यवहारिक नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम शरणार्थियों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया, विश्व के देशों के व्यापार, शरणार्थियों की स्थिति, उनके अधिकार एवं उन अधिकारों के नकारे जा सकने की स्थिति से उत्पन्न नैतिक चिंताओं आदि का नैतिक सिद्धांतों एवं नियमों के आलोक में अध्ययन करते हैं। वर्तमान में विश्व व्यवस्था विशेषकर यूरोपीय देश की एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहली बार यूरोप में इतने बड़े शरणार्थी संकट में फंसा है। सीरिया, अफ़गानिस्तान, इराक, इरिट्रिया और उप सहारा अफ्रीका देशों के लाखों पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपनी ज़िंदगी के दांव पर लगाकर यूरोप पहुंच रहे हैं। इसी प्रयास में हज़ारों लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। तुर्की के समुद्री तट पर 3 वर्ष के एलन कुर्दी को तैरती लाश की रंजीदा तस्वीर ने पूरे विश्व के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया। वह तस्वीर तो इस भयावह शरणार्थी समस्या की एक झलक मात्र थी। पश्चिमी एशियाई और अफ्रीकी देशों की राजनीतिक अस्थिरता तथा उनके गृह युद्धों से यह समस्या भविष्य में और ज़्यादा भयावह रूप लेने वाली है। वर्तमान में विश्व भर में 6 करोड़ से ज़्यादा विस्थापित लोग हैं और 700 से ज़्यादा शरणार्थी शिविर मौजूद हैं। शरणार्थियों की परिभाषा की बात किया जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके पश्चात जो विकट शरणार्थी समस्या उभरी थी, उसी पृष्ठभूमि में 1950 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय अर्थात यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ अर्थात UNHCR की स्थापना हुई। इस कार्यकाल द्वारा 1951 में शरणार्थी अभिसमय और उसके 1967 के प्रोटोकॉल के तहत शरणार्थी शब्द को परिभाषित किया गया। इस परिभाषा के अनुसार शरणार्थी व्यक्ति वह है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह का सदस्य होने या राजनीतिक विचारधारा रखने के कारण प्रताड़ित किए जाने के पुख्ता भय के कारण अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर है और इस भय के वशीभूत होकर अपने देश से सुरक्षा पाने में अक्षम है या इसके लिए अनिच्छुक है।
वहीं बात करते हैं शरणार्थियों के अधिकार की, तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14(1) के अनुसार एक शरणार्थी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत शरण देने वाले देश में या जिस देश में वह शरण लेने पहुंचा है वहां प्रताड़ना से दूर अपनी ज़िंदगी को सुखपूर्वक जीने का अधिकार है। विभिन्न सम्मेलनों, अभिसमयों एवं प्रोटोकॉल आदि में अनेक प्रथागत कानून, अनुल्लंघनीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों द्वारा शरणार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिकार निर्धारित किए गए हैं। पहला, वापसी का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र के पिनहीरो सिद्धांत इस विचार से निर्देशित है कि शरणार्थियों को न केवल अपने देश में वापसी का अधिकार है बल्कि अपनी संपत्ति को भी प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार से हमारा अगला टॉपिक है इसी प्रकार से अगला जो हेडिंग है, परिवार से पुनर्मिलन का अधिकार। कई देशों में परिवार से पुनर्मिलन के आधार पर आव्रजन मिल जाता है यदि उस देश में रहने का स्थायी अधिकार प्राप्त निवासी साबित कर दे कि आवेदन करने वाले लोग उसके परिवार के सदस्य ही हैं और अब सब जो है साथ रहना चाहते हैं। ज़बरदस्ती वापसी न होने का अधिकार। इसके अंतर्गत शरणार्थी को ज़बरदस्ती उस जगह वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसे प्रताड़ना का भय हो, लेकिन मेज़बान देश उसे ऐसे किसी तीसरे देश में भेज सकता है जिसका मानवाधिकारों के संबंध में रिकॉर्ड अच्छा हो। यात्रा करने का अधिकार। शरणार्थियों को शरण देने वाले देश का दायित्व है कि वह उन्हें यात्रा के लिए वैध दस्तावेज दे ताकि वे उस देश में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। अब वही बात करते हैं शरणार्थियों की प्रमुख समस्याओं की। पहला है चिकित्सकीय सहायता की अहम आवश्यकता। देखिए, भूख और शारीरिक घावों के अतिरिक्त शरणार्थियों में प्रायः अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण मिलते हैं। चिंता, अत्यधिक सतर्कता, निद्रा का अभाव, स्मृति लोप, बुरे सपने, नींद पक्षपात जैसे लक्षण शरणार्थियों में उपस्थित होते हैं क्योंकि वे अपने भयावह भूत से बाहर नहीं निकल पाते। इन सब के अतिरिक्त राहत शिविरों में मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी सदैव बना रहता है। बात करते हैं शोषण का। शरणार्थियों के प्रवर्तन अधिकारियों, मेज़बान देश के नागरिकों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के हाथों शोषित होने के अनेक उदाहरण देखे गए हैं। शिविरों में मानवाधिकारों के उल्लंघन, बाल श्रम, विशेष रूप से बच्चों का यौन शोषण और शारीरिक व मानसिक आघात से शायद ही कोई अनजान हो। युद्धग्रस्त पश्चिम अफ्रीकी देशों सियरा लियोन, गिनी और लाइबेरिया के कई शरणार्थी शिविरों में युवा शरणार्थी लड़कियों को थोड़े से पैसों और कुछ फलों यहाँ तक कि साबुन तक के लिए सेक्स का सौदा करते हुए पाया गया। सुरक्षा संबंधी खतरों की बात की जाए तो शायद ही ऐसा कभी हुआ है कि शरणार्थियों को मेज़बान देश में शरणार्थी योद्धा के रूप में भर्ती कर किसी संघर्ष में धकेला हो, परंतु शरणार्थियों पर यह खतरा तो बना ही रहता है। बात करते हैं वर्तमान में शरणार्थी समस्या से जुड़े नैतिक मुद्दों की। अनेक यूरोपीय देशों द्वारा शरणार्थी समस्या को प्रवासी समस्या बताने की यूरोप की नीति। इस नीति के चलते यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि मेज़बान देशों पर शरणार्थियों को अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर शरण, सुरक्षा व अन्य अधिकार देने की बाध्यता होती है, लेकिन प्रवासियों के विषय में ये नियम लागू नहीं होते, जिसके चलते अनेक देश इसमें अपने दायित्वों से भागने का तर्क ढूंढने लगे हैं। शरणार्थियों समस्या को एक क्षेत्र विशेष की समस्या समझकर उससे अप्रभावित देशों द्वारा इस समस्या के संबंध में आंखें मूंद लेना, शरणार्थी का मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित रहना। वहीं अगला है शरणार्थियों के शिविरों में महिलाओं की दयनीय स्थिति, लैंगिक भेदभाव, दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा आदि। शिविरों में बच्चों की पोषण संबंधी समस्याएं, शोषण, शिक्षा एवं भविष्य से संबंधित चिंताएं। प्राचीन ग्रीक सोफिस्ट प्रोटागोरस का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य सभी वस्तुओं का माप है। उसका मानना था कि सभी प्रकार के मूल्यों का अंतिम स्रोत मनुष्य ही है, अतः मानव गरिमा को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। कालांतर में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी कहा कि मनुष्य को कभी भी साधना नहीं बनाया जा सकता, वह सदैव साध्य होता है।
मानवतावाद भी बिना किसी लिंग भेद, यौन अभिविन्यास, नस्ल, जाति, आयु, धर्म, क्षमता या राष्ट्रीयता के सभी मनुष्यों के लिए दया, परोपकार और सहानुभूति की वकालत करता है। इन सभी दार्शनिक विचारों में निहित है कि हमें सभी मनुष्यों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। वर्तमान में शरणार्थियों की जैसी स्थिति है उसे देखते हुए शरणार्थी नैतिकता का संहिताकरण परमावश्यक है। गृह युद्धों, हिंसा, अकाल या युद्धों से विस्थापित लोगों को मानवता के आधार पर शरण देना, सुरक्षा देना तथा एक सम्मानजनक भविष्य का आधार उपलब्ध कराने की कोशिश करना ही विश्व बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करेगा। बात करते हैं शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा सुझाए गए 8 उपाय। पहला उपाय है शरणार्थियों को शिविरों तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया जाए ताकि वे खतरनाक रास्तों से जान जोखिम में डालकर यात्रा न करें। दूसरा, अत्यधिक संवेदनशील अर्थात वल्नरेबल शरणार्थियों के पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था करना। विश्व भर के नेताओं को यह प्रयास करना चाहिए कि सर्वप्रथम शरणार्थियों की जान बचाएं और हाल ही में भूमध्य सागर में डूबने से सैकड़ों लोग मारे गए। जो लोग प्रताड़ना या युद्ध से पीड़ित होकर आ रहे हैं उनको बॉर्डर पार करने दिया जाए। अगला, सभी देशों को चाहिए कि वो तस्कर गिरोह शरणार्थियों एवं विस्थापितों का फ़ायदा उठाते हैं उनकी जांच कर उन पर मुकदमा चलाएं। अगला, सरकारों को चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए शरणार्थियों और विस्थापितों को दोष देना बंद करें तथा किसी भी प्रकार के विद्वेष और नस्लीय भेदभाव का विरोध करें। इसी प्रकार से अगला है, धनी देशों को इस समस्या से जूझ रहे देशों को तथा अन्य ऐसी एजेंसियों जैसे UNHRC एवं रेड क्रॉस जो इस समस्या के समाधान में जुटी है को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। वहीं विश्व भर के नेताओं को चाहिए कि एक मजबूत शरणार्थी प्रणाली की स्थापना की जाए और विस्थापितों को शरण देने के लिए आवेदन करने की अनुमति देना, उनके शरणार्थी होने के दावे को अच्छे से जांचना और उनमें से सबसे संवेदनशील एवं कमज़ोर लोगों को पुनर्वास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इन धारणाओं के खिलाफ आवाज़ उठाकर नारी को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो है अगला टॉपिक हमारा है नारीवाद आंदोलन और नारीवाद नैतिकता की बात करते हैं। यदि नारीवाद की विभिन्न धाराओं पर नज़र डालें तो 3 प्रमुख व गौण धारणाएँ जो है देखी जा सकती है। ये 3 प्रमुख धारा हैं। उदार नारीवाद, इस विचारधारा की समर्थक मैरी वॉल्सक्राफ्ट में अपनी पुस्तक में दावा किया है कि यदि महिलाओं को उचित शिक्षा मिल जाए व उसे भी तार्किक प्राणी मान लिया जाए तो लैंगिक अंतर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसी विचारधारा के समर्थक J.S. मिल का मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा, रोजगार और उदार नारीवाद, इस विचारधारा की समर्थक मैरी वॉल्सक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक में दावा किया कि यदि महिलाओं को उचित शिक्षा मिल जाए व उसे भी तार्किक प्राणी मान लिया जाए तो लैंगिक अंतर स्वतः खत्म हो जाता है। इसी विचारधारा का समर्थक J.S. मिल का मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा, रोजगार और मतदान जैसे अधिकार दिए जाने चाहिए। वस्तुतः जब स्त्रियों को पुरुषों के समान मानवाधिकार दिए जाएंगे तभी तो इस प्रक्रिया के अगले चरण में नैतिक परिप्रेक्ष्य में भी उनको महत्व मिलना शुरू होगा। वहीं मार्क्सवादी नारीवाद की बात करें तो इस विचारधारा के समर्थक उदार नारीवादियों से असहमत दिखते हैं। इनका मानना है कि समाज में दमित एक प्राणी का व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर विकास कर पाना असंभव होता है। इनके अनुसार जब पूंजीवादी प्रणाली को समाजवादी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर महिलाओं और पुरुषों दोनों को उनके कार्यों के लिए निष्पक्ष तरीके से भुगतान किया जाएगा तभी समाज में औरतों को पुरुषों से हीन समझा जाना समाप्त हो पाएगा। महिलाएं जब आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक तौर पर पुरुष के समान सशक्त होंगी तभी लैंगिक भेदभाव खत्म होगा एवं समाज एवं नैतिक प्राणियों में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी। यानी इस पे जो है महिलाओं की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति और राजनीतिक या जो है पुरुषों की समानता पर बात करता है मार्क्सवादी नारीवाद। उग्र नारीवाद क्या है? इस विचारधारा के समर्थक उदारवादी नारीवादियों और मार्क्सवादी नारीवादियों दोनों से असहमत हैं।
इनका मानना है कि औरतों का पुरुष के अधीन होने व कमतर माने जाने का प्राथमिक कारण औरत की यौन क्रिया और बच्चे पैदा करने से अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है। उग्र नारीवाद उन सभी प्रणालियों, परंपराओं, प्रथाओं एवं नियमों का उन्मूलन चाहते हैं जिनके चलते महिलाएं अपनी यौन प्राथमिकताओं को दबाने और पुरुषों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए अभिशप्त हैं। केट मिलेट के अनुसार मनुष्य के इतिहास में चाहे कितनी संरचनाएं बनी हो और ख़त्म हुई हों, किंतु एक व्यवस्था हमेशा स्थिर रही है और वह है पितृसत्ता। बच्चों को बचपन से ही विशेष प्रकार के मूल्य सिखाकर इस पितृसत्ता के अनुकूल ढाल दिया जाता है। इसका समाधान सिर्फ यही है कि दुनिया भर की स्त्रियों में अपने अधिकारों और व्यक्तित्व की चेतना पैदा की जाए ताकि वे पितृसत्ता के ढांचे में लड़ सके। निष्कर्ष तौर पर अगर कहा जाए तो नारीवादी आंदोलन लगातार महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक प्रणालियों में बराबर मंच दिए जाने की वकालत करता रहा है। नारीवादी नैतिकता की विषय वस्तु भी वो सामाजिक प्रणालियां हैं जिनके आधार पर परंपरागत नीति शास्त्र ने सदैव महिलाओं के साथ भेदभाव किया है। नारीवादी नैतिकता उन प्रणालियों के सुधार व पुनर्निर्माण का वैचारिक मंच उपलब्ध कराती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पशु संबंधी नैतिकता है, यानी एनिमल एथिक्स है, जिसको हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्लो मोशन में अगर आपके अकॉर्डिंग है तो स्लो मो देखिए। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग वीडियो धीरे है तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हैं। हमारा अगला सेशन जल्दी आएगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।